हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूम। मेरा नाम है शिवांगी श्रीवास्तव और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर ऐसी वो क्या चीज़ है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारी बॉडी की आखिर वो नींव क्या है। जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग आपको क्या लगता है? आपको लगता है अपने बारे में जानना, अपनी बॉडी सिस्टम के बारे में जानना, है ना? तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि आखिर क्या वो चीज़ है जिस पे हमारी बॉडी टिकी है? तो वो है सेल, कोशिका। तो हम इस चैप्टर में सेल के बारे में जानेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहली चीज है कि जो सेल होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है? अब जो हमारा सेल है, कुछ ऐसा समझिए कि आपके सामने एक मकान है और वो जो मकान है वो आखिर किस चीज से बना हुआ होता है? तो पहले क्या करते हैं, ईंट रखी जाती है ना, और एक एक ईंट जोड़ कर दीवार खड़ी की जाती है। फिर उस दीवार से कमरे बनाए जाते हैं और फिर वो कमरे, अलग अलग कमरे जो होते हैं, हर एक का अपना इम्पोर्टेंस होता है, अपना रोल होता है, अपना फंक्शन होता है। जैसे एक कमरा लिविंग रूम होता है, दूसरा बेडरूम होता है, तीसरा किचन होता है। तो हर एक का अपना फंक्शन, अपना रोल होता है और फिर उसी कमरे से मिलकर बनता है एक मकान या एक घर। ठीक, तो उसी तरह हमारी जो बॉडी है उसकी जो ईंट है वो होता है सेल। ठीक, अब वो जो सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, एक जैसे सेल जिसका फंक्शन एक जैसा है, जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा है, जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यूज। ठीक, और फिर वो टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और फिर वो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें जो ऑर्गन्स हैं, स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन, ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ये आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक, और हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना अलग एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन के लिए होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम एक्सक्रिएशन के लिए होता है। नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट पंप, ब्लड को पंप करता है। तो हर एक का अपना अपना एक रोल है। ठीक, और आपस में ये कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है ना, सरवाइव कर पाता है, एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की वो होती है सेल, इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये जो सेल मतलब कोशिका है, ये आपस में मिलकर क्या बना रही है? टिश्यू, मतलब ऊतक। ठीक, और फिर ये ऊतक अंग बना रहे हैं, फिर ये अंग प्रणाली और बनाती है और फिर जाकर कक्ष बनता है। ठीक, देखिए अभी हमने क्या बात करा कि सेल से जो है वो टिश्यूज बनती है। एक जैसी सेल जिसका फंक्शन स्ट्रक्चर एक जैसा होता है वो आपस में इकट्ठी होकर टिश्यू बनाती है और फिर यही टिश्यूज आपस में इकट्ठे होकर एक ऑर्गन का रूप लेते हैं, एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यही ऑर्गन क्या होती हैं? अलग अलग ऑर्गन आपस में एक सिस्टम बनाती हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है और ये ऑर्गन सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से, उनके फंक्शन से एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, एक जीव का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो ये सेल होता है उसके भी तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, अब वो जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उसे मैं कंपोनेंट्स कह रही हूँ। तो जो सेल के ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, हर एक का अपना अलग एक फंक्शन होता है। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बने होते हैं किस चीज़ से? ये बने होते हैं मॉलिक्यूल से। कौन से?
ये बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, है ना। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तब जाके हमारी बॉडी क्या करती है, फंक्शन करती है। ठीक, तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, या फिर ये सब एक्सक्रिएशन या मेटाबॉलिज्म, ये सब सारे जो फंक्शन है वो सेल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि जो ये फंक्शंस होते हैं अलग अलग, जैसे मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है, ठीक, मतलब किसी भी जैसे हम कोई फूड लेते हैं, जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी सिस्टम क्या करती है, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ती है, ठीक, उसको मेटाबोलाइज करती है। ठीक, तो उसके इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जब वो फूड को तोड़ती है और उससे एनर्जी लेती है जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सेल से स्टार्ट होता है, वो सेल करता है। जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो अगर बॉडी की ग्रोथ हो रही है मतलब कि ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही है, और अगर ऑर्गन्स की ग्रोथ हो रही है तो टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, और टिश्यू की ग्रोथ होगी मतलब कि कैसे होगी, जब हमारी सेल ग्रो करेगी तभी तो हमारी टिश्यू ग्रो करेगी, है ना। तो जो ये ग्रोथ है वो भी सेल से स्टार्ट होता है। जैसे एक सेल है वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है ना, फिर ये 2 4 बनाते हैं, फिर ये 4 से 8 बनता है। इस तरह से क्या होता है, सेल बढ़ती जाती है। ठीक, सेल का साइज बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू का साइज बढ़ता है, ऑर्गन का साइज बढ़ता है, बॉडी की साइज बढ़ती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये प्रोसेस भी सेल से स्टार्ट है। तो बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं ना वो सारे के सारे कहाँ से, वो सेल से स्टार्ट हैं। ठीक, अगला जैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी सेल से स्टार्ट है। जो हमारी गैमेट्स होती हैं, स्पर्म सेल्स और ओवम, जब फ्यूज होते हैं तब क्या होता है, तब रिप्रोडक्शन होता है, तब प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है ना, तब ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो सेलुलर लेवल के प्रोसेस हैं। वो सारी जो बॉडी की जितनी भी प्रोसेस फंक्शंस हैं वो सेल से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर हम पौधे की बात करें तो उसमें जो टिश्यूज होते हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, और जो ऑर्गन है वो भी जाइलम फ्लोएम दी। ठीक है, और जब हम एनिमल्स या जानवर की बात करते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जैसे जो हमारे ब्लड होते हैं उसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ब्लड है, लिम्फ है। ठीक, अगर हमारे जो मसल्स के होते हैं टिश्यूज वो क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें टिश्यूज के एग्जाम्पल से, स्मूथ मसल्स टिश्यूज आती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें टिश्यू में आएंगी। लेकिन हम ऑर्गन की बात करेंगे तो स्टमक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। इस तरह से ये ऑर्गन के अंदर आते हैं, उसके ग्रुप क्लासिफिकेशन के अंदर ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके लिए कि आखिर ये जो हम कोशिका या सेल की बात कर रहे हैं उसकी खोज किसने करी। ठीक, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ईयर 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम के अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। ठीक, तो उन्होंने जब वो कॉर्क पे काम कर रहे थे, कॉर्क का मतलब है कि किसी भी ट्री का जो ब्रांच होता है उसकी एक पतली सी स्लाइस काटो तो उसे कॉर्क स्लाइस कहते हैं। ठीक, तो जब वो कॉर्क स्लाइस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जब कॉर्क स्लाइस को देखा तो उन्हें ना बहुत छोटे छोटे छेद दिखाई दिए, ऐसे पोरस से ना छेद दिखाई दे रहे थे। ठीक, उसी छेद को उन्होंने कोशिका का नाम दिया, मतलब सेल का नाम दिया। ठीक है, ये देखिए आपके सामने जो इमेज है इसमें ये साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में
कॉर्क स्लाइस को देखा, उसमें देखा उन्होंने ऐसे छोटे छोटे छेद जैसे स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दे रहे थे अपने कॉर्क स्लाइस में, ठीक। और उस छेद को, छिद्रों को उन्होंने कोशिकाओं का नाम दिया। किसका नाम दिया? सेल का नाम दिया, ठीक है। तो आपके लिए अब क्वेश्चन का टाइम आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो बताइए किसने की? अभी हमने पढ़ा है। तो कोशिका की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने ईयर 1665 में। और कैसे की? जब वो कॉर्क स्लाइस पे काम कर रहे थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने क्या देखा कि छेद जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे। उन्होंने छिद्रों जैसे स्ट्रक्चर्स उन्होंने अपने स्लाइस में देखे। तो उस छेद को, छिद्रों को उन्होंने नाम दिया कोशिका का, सेल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारी कोशिका है यानी कि सेल है, उन्हें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? तो बताइए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी जो बॉडी की नींव है, वो सेल पे रखी गई है ना। जो सेल है वो आपस में मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, और तब जाकर एक इंडिविजुअल का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है ना। और जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस सेल से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन। हर एक प्रोसेस सेलुलर लेवल का होता है, सेल से शुरू होता है। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी स्ट्रेस होता है सेल को, तो डायरेक्टली वो किसे अफेक्ट करता है? एक इंडिविजुअल को, है ना। अगर आपके इंटेस्टाइन के सेल को कुछ प्रॉब्लम हो गया, या वो डैमेज हो गया, या वो मरने लगा, तो क्या होगा? आपकी इंटेस्टाइन अफेक्ट होगी। और अगर इंटेस्टाइन अफेक्ट होगी तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि डाइजेशन होगा ही नहीं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स करेगा तो आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, एक इंडिविजुअल कोलैप्स कर जाएगा, ठीक। इसीलिए क्या कहते हैं? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जो भी प्रोसेस कंट्रोल करना होता है वो सेलुलर लेवल से कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अगर सेल में अनवांटेड ग्रोथ हो, ठीक, उसके डिविजन्स पे डिविजन्स होते जाएं, ठीक, उस पर कोई कंट्रोल ना हो, वो 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 ऐसे वो बनता जाए और कोई उस पर कंट्रोल ना किया जा सके, तो वो किसका फॉर्मेशन ले लेता है? अगर सेल की ऐसी ग्रोथ होती रही, रिपीटेड ग्रोथ होती रही, ऐसी अनवांटेड ग्रोथ होती रही, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से ऑर्गन की ग्रोथ होती रहेगी, ठीक। तो कभी कभी ये सारी सिचुएशंस क्या फॉर्म कर लेती है? कैंसर फॉर्म कर लेती हैं। और आपको पता ही होगा कि कैंसर एक डेडली डिजीज है, एक लीथल डिजीज है, एक फैटल डिजीज है। उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी ही अंदर से खोखली होती जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो सेल से स्टार्ट होगा। हर एक प्रोसेस सेल से शुरू होता है, तो कंट्रोल भी सेलुलर लेवल से ही शुरू करनी पड़ती है। अब आपके लिए एक्सपेरिमेंट है। क्यों एक्सपेरिमेंट है? अब ये चीजें तो मैंने बता दी, ठीक, लेकिन आपने बस मेरी बातों को तो सुन के मान नहीं दे सकते ना आप कि हाँ मैंने जो बोला वो सही है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म करेंगे, आप देखेंगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। तो देखिए आपके लिए क्या एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट है कि आपको ना एक प्याज का टुकड़ा लेना है, ठीक। अब उस प्याज के टुकड़े को आप क्या करिए, फोर्सेप की मदद से, मतलब एक चिमटी की सहायता से उसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, सॉरी जो इनर लेयर है, जो अंदर की तरफ की जो लेयर है ना, उसे निकालिए, ठीक है। अब उस जो इनर लेयर को एक वॉच ग्लास के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो वॉच ग्लास है उस पर थोड़ा पानी हो, ताकि जो हमारी लेयर है वो सूखे या मुड़े ना, ठीक है।
अब आप एक ग्लास स्लाइड लो, ग्लास स्लाइड पर ना एक पानी की बूंद डालो, ठीक है, और वॉच ग्लास पे जो लेयर पड़ी है प्याज की उसे उस ग्लास स्लाइड पे रखो, ठीक है। अब उस प्याज की लेयर के ऊपर ना एक सेफ्रोनिन की बूंद डालो, ठीक, और कवर स्लिप रखो। कवर स्लिप ना ऐसे स्क्वायर शेप का एक ग्लास का ही बना हुआ होता है, ठीक है। जब भी हम कोई भी चीज माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, तो सबसे पहले ग्लास स्लाइड के ऊपर कवर स्लिप रख के देखते हैं, ठीक। तो उस स्लाइड के ऊपर आप कवर स्लिप रखो, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी स्लाइड है, ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी लेयर रखी है, ठीक। तो सेफ्रोनिन डालो, उसके बाद कवर स्लिप रखो और फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। तो देखो आपको क्या दिखाई देता है। आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसे सेल्स दिखाई देंगे जिसमें आपको ये ना ये देखो, ये जो रीजन है ना, ये सेल वॉल दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का सेल वॉल होता है, ठीक। जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है ना प्लांट्स में, वो होती है सेल वॉल, जो सेल को प्रोटेक्ट किए रखती है बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक। आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, ये गोल गोल जो आपको बीच में दिख रहा है ना डार्क कलर का, ये क्या है, न्यूक्लियस है। जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, सीपीयू, क्या कहते हैं उसे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सारा जो कंप्यूटर का प्रोसेस है वो सीपीयू से कंट्रोल होता है। उसी तरह न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर ना स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। सेल की जितनी भी फंक्शनिंग है ना, वो न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है थ्रू स्पेशल इंफॉर्मेशन, जो उसके अंदर डीएनए या क्रोमोसोम के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो देखो, ये अलग अलग टाइप्स के सेल हैं और आपको बताना है कि ये कौन कौन से सेल हैं। तो हर एक सेल को ना पहचानने का एक तरीका है, मतलब हर एक सेल का, जैसे मैंने कहा कि एक जैसे दिखने वाले सेल, एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल अगर इकट्ठा हो जाएं तो वो टिश्यू बना लेते हैं, ठीक। तो मतलब कि उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सेल कौन सा है। जैसे कि आपको ये सेल दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है, ये कौन सा सेल है, ये है आरबीसी, ये है रेड ब्लड सेल। कौन सा है, आरबीसी। ये जो आपको कुछ ट्री जैसा दिखाई दे रहा है ना, जिसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं ऐसे, ठीक है, ये देखो ब्रांचेस सी निकली हुई हैं, यहाँ पर इसका रूट सा कुछ निकला हुआ है, ये होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। हमारी जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, ये कौन सा सेल है, इसका देखो न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पर है ना, पेरिफेरी पर है। तो ये है हमारा फैट सेल। ये कौन सा सेल है, देखो इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा अनइवन सा, थोड़ा बड़ा है साइज में। तो ये सेल है लिम्फोसाइट्स। कौन सी, लिम्फोसाइट्स है ये, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये जो कुछ सिलेंड्रिकल शेप में जो सेल है ना, ये है हमारी मसल सेल्स, ठीक है। और ये है स्पर्म सेल्स, सॉरी SPERM, ठीक है, स्पर्म सेल्स, ठीक है। ये हेड दिख रहा है आपको, टेल दिख रहा है इसका, इस तरह से कुछ, मतलब आप इसके ना स्ट्रक्चर से पहचान सकते हैं कि कौन सा सेल कौन सा है, ठीक। और वो सेल दूसरे से स्ट्रक्चर के मामले में कैसे अलग है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कोशिकाओं के प्रकार के बारे में, ठीक। आखिर जो सेल के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो सेल है वो दो टाइप्स का है, एक है, पहला टाइप है उसका प्रोक्रियोटिक और दूसरा है यूक्रियोटिक, ठीक है। अब प्रोक्रियोटिक जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली बैक्टीरिया या एमीबिया या फिर साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवाणु या कीटाणु में होती हैं। और यूक्रियोटिक सेल्स जैसे जो एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स हो गई, वो यूक्रियोटिक है, ठीक है। अब जो प्रोक्रियोटिक में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में,
जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास ऑर्गेनल्स नहीं होते, उनके पास सेल वॉल, उनके पास सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसी जो ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं होती हैं, जबकि यूक्रियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, देखो ये आपको इमेज दिखाई गई है कि एक यूक्रियोटिक कोशिका कैसी दिखाई देती है। देखो उसमें कितने सारे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, है ना। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, ठीक, लाइसोसोम्स हैं, पूरा एक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। लेकिन जो प्रोक्रियोटिक कोशिकाज होती है ना, सेल्स होती हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब एशियंट या फिर पहले के टाइम का कह सकते हैं। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो पहले के जो सेल्स होते हैं या प्रिमिटिव टाइप्स के जो सेल्स हैं उन्हें कहते हैं प्रोक्रियोटिक। ठीक, और जो कैरियो का मतलब होता है यहाँ से न्यूक्लियस का मतलब। तो ये जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस या प्रोक्रियोटिक है ना, उसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक, वो पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, एक डिफाइंड तरीके से नहीं होता। जबकि अगर हम यूक्रियोटिक की बात करें तो उनके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन है ना प्रॉपर डिफाइंड होता है। ठीक, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, फिर न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। लेकिन प्रोक्रियोटिक में वो रीजन डिफाइंड नहीं होता, उनके पास होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिएट। ठीक, और वो जो न्यूक्लिएट होता है उसी के अंदर होता है क्या, क्रोमोसोम, है ना, जो स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर किए रखता है सेल के फंक्शनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो वो होता है न्यूक्लिएट के अंदर। तो प्रोक्रियोटिक सेल्स के पास जो न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइंड नहीं है, जबकि यूक्रियोटिक में वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड है। यूक्रियोटिक में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोक्रियोटिक में किसी भी टाइप्स का कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, अब जब यूक्रियोटिक की बात कर रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोम्स होते ही हैं, उसके पास जो सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हैं, वो भी अपने अपने डीएनए या मतलब कि क्रोमोसोम्स रखते हैं। वो भी अपने अपने स्पेशल इंफॉर्मेशंस रखते हैं, स्टोर्ड रखते हैं न्यूक्लियस डीएनए या क्रोमोसोम के फॉर्म में। ठीक है, अपनी प्रोसेसिंग, अपनी फंक्शनिंग के लिए। जबकि प्रोक्रियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि जो प्रोक्रियोटिक है उनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूक्रियोटिक में मल्टीपल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं डिफरेंसेस आखिर हैं क्या प्रोक्रियोटिक कोशिका और यूक्रियोटिक कोशिका में, और आपको किन डिफरेंसेस को याद रखना है। तो सबसे पहली बात करते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस की, जो प्रोक्रियोटिक कोशिका में नहीं होता है। ठीक, उनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइंड नहीं होता पूरी तरह से, जबकि यूक्रियोटिक कोशिका में वो मौजूद होते हैं, वो डिफाइंड होते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है कि जो ऑर्गेनल्स हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, वो प्रोक्रियोटिक में देखे नहीं जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि यूक्रियोटिक में वो प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोक्रियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूक्रियोटिक में मल्टीपल क्रोमोसोम्स होता है। कैसे, उसके न्यूक्लियस के अंदर सेल के फंक्शनिंग के लिए तो क्रोमोसोम होता ही होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्रोमोसोम या डीएनए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो प्रोक्रियोटिक सेल्स है ना, वो सेल जो डिवीजन करते हैं अपने, वो एसेक्सुअली करते हैं, बर्डिंग के द्वारा। बर्डिंग क्या चीज है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक, और सेल से ना एक दूसरा छोटा सा ना कंपोनेंट या सेल प्रोट्यूड हुआ, बाहर निकला, धीरे धीरे ये बड़ा होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये साइज में बड़ा होगा, और जब ये प्रॉपर डेवलप कर जाएगा तो क्या होगा, ये टूट के यहाँ से निकल जाएगा और एक नया सेल बना लेगा। ठीक,
तो ये है बर्डिंग का प्रोसेस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस एंड मेयोसिस का प्रोसेस होता है सेल डिवीजन के लिए। अब जो माइटोसिस है वो नॉर्मल सेल्स में होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स जो होती हैं उनके अंदर माइटोसिस होगा, और जो मेयोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मतलब कि जो स्पर्म सेल ओवम सेल्स होती हैं उसमें होता है मेयोसिस। ठीक, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में ना एक सेल से दो सेल बनती है, ठीक है, और इनका जो क्रोमोसोम का नंबर है इनके पेरेंट जितना ही होता है। जैसे अगर मान लीजिए इसका क्रोमोसोम का नंबर 2n है, तो इनके जो डॉटर सेल्स हैं उनका भी क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 2n। जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, इसमें 1 2 का 4 हो जाता है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर इनके क्रोमोसोम का नंबर, मतलब पेरेंट के क्रोमोसोम का नंबर 2n है, तो जो सेल्स पेरेंट सेल से बनी हुई होती हैं उनका क्रोमोसोम का नंबर n हो जाता है। क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, जबकि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, चलो